नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले तो अपनी ये बात करते हैं कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है। कौन सी सरफेस? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी कर्व्ड सरफेस जो किसी स्फेयर का एक पार्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, सामने से कैसी है ये? ऐसे एक स्फेयर का एक पार्ट इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये इधर डेंसर मीडियम है पूरा, ये इधर रेयर मीडियम है। मान लो कि ये ग्लास की सरफेस है कोई, तो ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है आप क्या देख रहे हो कि ये किसी न किसी स्फेयर का एक पार्ट होगा, है ना? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक और टाइप की स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकती है, ये वाली जो सरफेस है ये भी क्या है, इधर डेंसर मीडियम है, इधर रेयर मीडियम है, ये पूरा जैसे ग्लास है। तो ये वाला जो सरफेस है ये भी किसी न किसी स्फेयर का एक पार्ट होगा। तो इस टाइप की जो सरफेस होती है उनको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, दो टाइप की स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। एक तो सामने से उभरी हुई होगी ऐसे, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, और एक अंदर धसी हुई होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉनकेव। तो दो टाइप की स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी, एक को क्या बोलना है? कॉन्वेक्स, एक को बोलेंगे कॉनकेव। ये तो है कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, इसमें भी पोल होगा और इसमें भी पोल होगा, ये दोनों पॉइंट क्या बोले जाते हैं? पोल। फिर ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जिस स्फेयर का एक पार्ट होगी उसके सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये जो स्फेयर है ना, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, मतलब ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जिस स्फेयर का एक पार्ट है उसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस इस स्फेयर की रेडियस होगी, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलना है इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से इसमें होगा, ये जिस स्फेयर का एक पार्ट है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसका सेंटर तो क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस इस स्फेयर की रेडियस होगी, इसलिए इसको क्या बोलना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया ये? और इसके अंदर एक साइन कन्वेंशन भी हम यूज करेंगे। जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के अगर कोई भी डिस्टेंस हमको मेजर करनी पड़े तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी हो तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? रेफरेंस पॉइंट कौन होगा? तो रेफरेंस पॉइंट होगा पोल। जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा पोल से मेजर करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ साइन कन्वेंशन का। सपोज करो इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इधर से ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी। ये लाइट रेज जा रही है, सपोज करो ऑब्जेक्ट किधर रखा है? रेयर मीडियम में। अच्छा, ये जो रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम μ1 कंसिडर करेंगे, और जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ2 कंसिडर करना है जब भी कैलकुलेशन करेंगे, ये फिक्स है इसके लिए। इसी तरीके से यहाँ पे रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा है रेयर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे जाएंगी इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता तो इधर से लाइट आती और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही होती। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज एमिट होंगी या ऑब्जेक्ट से टकरा के जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर आएंगी तो वो किधर से आ रही होंगी? लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही होंगी। हो सकता है कोई लाइट का सोर्स हो यहाँ पे, तो लाइट का सोर्स है तो उससे लाइट रेज एमिट होंगी। और अगर कोई लाइट का सोर्स नहीं है, कोई नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस पर जो लाइट गिर रही होगी वो टकरा के इधर से इस सरफेस की तरफ आ रही होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे रखा है, जिधर से लाइट रेज आती है ना उधर कहीं पे ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे। अब मैं पोल पे खड़ा हो गया जैसे यहाँ पे, अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए चलूँ तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में चलना होगा? इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में। रेज इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, और हमें कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है? सेम डायरेक्शन में। अगर इसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या लोगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करना चाहें तो ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा है,
तो पोल पे खड़े हो गए और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इधर चले अपन। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए जब हम जाएंगे तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में हमको चलना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। समझ में आया क्या? ऑब्जेक्ट की तरफ अगर आप जाओगे ना, इधर चलोगे, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ अगर आप जा रहे हो तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट चलना पड़ेगा, और अगर अपोजिट चल रहे हो तो उसको हम नेगेटिव सिंबल से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज करो एक एग्जांपल है, तो इस पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी इसको हम यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हमेशा यू के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और यू यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जबकि आर क्या होगा यहाँ पे, आर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब इसके लिए देखो, यहाँ पे सपोज करो इधर रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इधर से लाइट रेज जा रही है इसके ऊपर, और इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अगर आप पोल पे खड़े हो गए और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए चलोगे, तो आपको किधर चलना पड़ेगा, इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में इधर आना पड़ेगा ना। और उस कंडीशन में जो ये डिस्टेंस होगी आर, इसको हमको नेगेटिव कंसिडर करना है, मतलब कैलकुलेशन करोगे तो इस डिस्टेंस को क्या लेना है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहीं इधर ही रखा है ना, इधर से लाइट रेज आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर होगा। ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज हैं, है ना, उसके अपोजिट चल के हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट सपोज करो इस पॉइंट पे है, तो पी पॉइंट से इधर आना पड़ेगा। तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कंसिडर करोगे, नेगेटिव। ये बात समझ में आई क्या? सिंपल सा साइन कन्वेंशन है, सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि कोई भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, ये चीज़ मिरर के लिए भी अप्लाई होती है। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अब इस बार तो अपन ने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मिरर के लिए और स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए साइन कन्वेंशन सेम है। जितनी भी डिस्टेंस है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमको कहाँ से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के अगर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेना है, और इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको नेगेटिव कंसिडर करना है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। फिर इसमें कुछ एजम्पशन भी हम लेंगे, जब इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे तो कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन क्या मतलब, कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेंगे ऐसे ही। जैसे पहली चीज़ हम एज्यूम करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज पॉइंट साइज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज आपको ए बी या ऐसे कुछ कंसिडर नहीं करनी है, आपको ऑब्जेक्ट को क्या मानना है, एक पॉइंट साइज। जैसे मान लो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है इस पॉइंट ओ के ऊपर, तो ये क्या है, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा, और इसकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, पॉइंट साइज। मतलब कि ऑब्जेक्ट को क्या कंसिडर करना है, एक पॉइंट कंसिडर करना है। अच्छा, दूसरी बात जो हमको एज्यूम करनी है, डायग्राम जब भी बनाएंगे तो उसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे सब के सब बहुत छोटे होंगे। मतलब कि जितने भी एंगल इसमें कंसिडर करोगे, डायग्राम बनाएंगे अभी अपन, तो उस डायग्राम के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वेरी स्मॉल, है ना, छोटे एंगल कंसिडर करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा वो कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी एंगल हैं सब के सब क्या है, बहुत छोटे। और एक चीज़ और, इसका जो ये कर्व्ड सरफेस है ये काफ़ी कम कर्व्ड होगा, मतलब कि इतना ज़्यादा घुमा हुआ नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व्ड सरफेस अपन इसको कंसिडर करेंगे। इसका भी यूज़ आपको कैलकुलेशन में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों अपन को कंसिडर करना है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो साइज ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो भी बहुत छोटा होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सरफेस है, ये एक छोटी सी सरफेस होगी, और ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी ये किसी बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होगी। मतलब एक बहुत बड़ा स्फेयर है उसका एक छोटा सा पार्ट हमको कंसिडर करना है, उसके लिए कैलकुलेशन करके देखनी है। कहने का मतलब ये। तो क्या क्या एजम्पशन है यहाँ पे, पहली चीज़ कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी होंगे उसको क्या समझना है, पॉइंट साइज समझना है। दूसरी चीज़, एंगल जितने भी बनेंगे उनको स्मॉल कंसिडर करना है। तीसरी चीज़, अपर्चर। अपर्चर किसको बोलते हैं, साइज ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे ये वाली जो साइज है ना, जहाँ पे लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, इधर से लाइट रेज इतने इतने पार्ट के ऊपर इंसिडेंट हो सकती है, तो ये वाला जो साइज है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। यहाँ पे अपर्चर क्या होगा, ये वाला जो साइज होगा ना इसका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, वो पार्ट जहाँ पे लाइट रेज इंसिडेंट हो सकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो अपर्चर भी स्मॉल है, और ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये किसी लार्ज स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होगी, तो ये काफ़ी कम कर्व्ड आपको दिखेगा। क्योंकि अगर आप किसी लार्ज स्फेयर का
एक छोटा सा पार्ट ही कंसिडर करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको काफ़ी कम घुमा हुआ दिखेगा, है ना, इसका कैलकुलेशन में यूज होगा। तो आपको याद रखना है कि जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये किसी लार्ज स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है। अब अपन कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशन करके हम ये पता लगाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को किसी भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाए, सामने अपन दो तरीके से रख सकते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो और सकता है ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, दो कंडीशंस होती है और दोनों कंडीशन में दो अलग अलग फॉर्मूले आते हैं अपने पास। ये जो फॉर्मूला बनेगा, जो फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का होगा। मतलब कि u यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v यानी इमेज की डिस्टेंस, r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके अलावा μ1 और μ2 इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा। उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए है, जबकि ऑब्जेक्ट को या तो रेयर मीडियम में रखा गया है या डेंसर मीडियम में। दोनों कंडीशन में फॉर्मूले अलग अलग आते हैं। मतलब इसमें एक ही चीज़ मैटर करेगी, सरफेस चाहे कोई भी हो, चाहे कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो या कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, दोनों कंडीशंस में एक ही चीज़ मैटर करती है कि ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा तो चाहे ये सरफेस हो या ये सरफेस हो, चाहे इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, हमेशा एक ही टाइप का फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला फिर चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, मतलब μ2 मीडियम के अंदर है, तो उस कंडीशन में चाहे सरफेस कोई भी हो, रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज बने, कैसी भी इमेज बने, कैसी भी सरफेस हो, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो फिर फॉर्मूला अलग आएगा। तो दो ही फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला याद हो गया तो उसको देख के आप दूसरा फॉर्मूला अपने आप मतलब याद रख सकते हो, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। मैं अब जो केस ले रहा हूँ कौन सा केस लूंगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम, ठीक है ना। डेंसर मीडियम में रखना है ऑब्जेक्ट को, कहां पे रखना है, इस बार सरफेस चेंज कर देता हूं, ये वाली ली मैंने कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस है, ये इधर डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका μ2। ये वाला पॉइंट पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर कहीं पे होगा, अरे इधर ही होगा ना, क्योंकि जिस स्फेयर का ये पार्ट होगी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर इन दोनों को मिला दो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये बनी प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके बाद में क्या करना है आपको, इसमें ये वाली डिस्टेंस है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलना है। ये हमने डिफाइन कर दिया। ऑब्जेक्ट को कौन से मीडियम में रखा गया है इस बार, तो डेंसर मीडियम ये है, इसमें मैंने ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा। अब इमेज बनाने के लिए पहली स्टेप क्या होगी, दो लाइट रे लेनी है और दोनों में से एक को तो पी पॉइंट पे इंसिडेंट करना है और एक को यहाँ पे सरफेस पे कहीं पे एम पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करना है। पहले पी पॉइंट पे लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं। ये वाली जो लाइट रे है ये यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाली जो लाइन होती है ना जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये इस स्फेयर के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर इधर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री ही एंगल बनेगा, है ना, अलग अलग नहीं होते ये दोनों 90 डिग्री एंगल होंगे। अगर लाइट रे परपेंडिकुलर इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी, ये सीधी निकल गई, रूल है ना रिफ्लेक्शन का। और उसके बाद में यहाँ पे हमने एम पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट एम मान लिया, यहाँ पे दूसरी लाइट रे को इंसिडेंट करके देखा। ये वाली जो लाइट रे है अब ये किधर से किधर जा रही है, डेंसर से रेयर, किधर बेंड होना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करके देख लो, तो नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल आसान है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये बन गया यहाँ पे नॉर्मल होगा ना ये। तो ये वाली जो लाइट रे है ये सीधी जाने की बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऊपर की तरफ बैंड होगी। समझ में आया क्या, ऊपर की तरफ बैंड होनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ बैंड होगी तो ये मान लो ऐसे बैंड हुई और इधर जा रही है। अब आगे आप देखोगे तो ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो अगर कोई ऑब्जर्वर उधर से देख रहा होगा तो उसको ये दोनों लाइट रेस कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, तो वो क्या करेगा, इसको बैक ट्रेस करेगा। तो ये वाली जो लाइट रे है ये तो यही पीछे बढ़ाओगे तो इसी लाइन के अलॉन्ग जाएगी, लेकिन ये वाली लाइट रे ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे जाके कहीं पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि रियल में लाइट रेज इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो डायग्राम बन गया अपना। अब क्या करना है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करो। कौन सा वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल, इनके बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। दोनों एंगल समझ में आए? अब क्या करना है? स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे। तो म्यू टू साइन आई, ये वाला मीडियम इस बार म्यू टू है, तो इक्वेशन क्या बनी? म्यू टू साइन आई इक्वल टू म्यू वन साइन आर। ठीक है, और फिर एंगल छोटे हैं इसलिए क्या करना है? म्यू टू इंटू आई इक्वल टू म्यू वन इंटू आर लिखना है। समझ में आया? फिर आई और आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लिखेंगे, तो अल्फा बीटा गामा टर्म डिफाइन करो। ओ पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलना है? अल्फा। आई पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसको बीटा, और सी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसको गामा। तीनों एंगल बोल दिए हमने। अब आई की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अल्फा प्लस गामा, ये वाला राइट, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखो ये दोनों इंटरनल एंगल्स हैं। कौन कौन से? अल्फा प्लस गामा। और तीसरे एंगल का एक्सटर्नल एंगल कौन है? आई। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। समझ में आई बात? और इसी तरीके से आर को क्या लिखना है? ये वाला जो आर एंगल है इसको क्या लिखोगे? तो इस वाले ट्राइंगल को देखो, इसमें बीटा प्लस गामा ये इक्वल होना चाहिए थर्ड एंगल के एक्सटर्नल एंगल यानी आर के बराबर। तो आर यहाँ पे बराबर होगा, इधर लिख देता हूँ, देखो आर इक्वल होगा, ये है बीटा प्लस गामा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करो और उसके बाद में सॉल्व करेंगे। म्यू टू इंटू आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू वन इंटू आर की वैल्यू है यहाँ पे बीटा प्लस गामा। और उसके बाद में अगली स्टेप में क्या करना है बताओ? इसके बाद में अगली स्टेप में क्या करना है? ये जो अल्फा बीटा गामा है इनको टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा लिखना है। अगर आप समझ चुके हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा भी आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। एंगल छोटे हैं इसलिए अपन अल्फा बीटा गामा, क्योंकि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, वो वाली स्टेप आप सीधी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन चलो इसको मान लेते हैं कि एंगल छोटे हैं, और इसको हम क्या लिखेंगे? टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा लिख देते हैं पूरा। टेन अल्फा, इसको क्या लिखना है? टेन गामा इक्वल टू म्यू वन इंटू टेन बीटा प्लस टेन गामा लिखना है। ठीक है, अब टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू पुट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो पॉइंट एम है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये वाला पॉइंट कौन सा मिलेगा? एन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये पी पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, काफ़ी क्लोज होंगे वैसे ये। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताओ कि जो टेन अल्फा है उसकी वैल्यू क्या आएगी? देख के बताओ। एम एन अपॉन ओ एन। और टेन बीटा की वैल्यू एम एन अपॉन आई एन, है ना? और टेन गामा की वैल्यू एम एन अपॉन एन सी, है ना? तो वैल्यूज पुट करो इसमें, ये बनेगा म्यू टू इंटू, ये देखो टेन अल्फा है एम एन अपॉन ओ एन, और फिर आ गया टेन गामा यानी एम एन अपॉन सी एन, फिर आएगा इक्वल टू म्यू वन, और फिर है टेन बीटा, वहाँ से पुट करोगे तो एम एन अपॉन आई एन, और ये क्या है? टेन गामा एम एन अपॉन एन सी। ठीक है, क्या चीज़ कैंसिल होगी? एम एन कैंसिल, और बाकी जो बचा है उसको लिख लो। म्यू टू इंटू वन अपॉन ओ एन प्लस वन अपॉन सी एन इक्वल टू म्यू वन इंटू वन अपॉन आई एन प्लस वन अपॉन एन सी। और उसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में ये जो एन पॉइंट है इसको रिप्लेस करना है पी से, यानी कि जैसे ओ एन डिस्टेंस है उसको ओ पी लिखो, जो आई एन डिस्टेंस है इसको आई पी लिखो, और जो एन सी डिस्टेंस है इसको पी सी लिखना है। ठीक है, लिख दो वन अपॉन ओ पी वन अपॉन सी पी इक्वल टू म्यू वन इंटू वन अपॉन आई पी, ठीक है, प्लस वन अपॉन पी सी। समझ में आया? और उसके बाद में डिस्टेंसेस, कौन कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है वो डिफाइन करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? यू। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? यू। और ये जो इमेज है, इमेज कहाँ पे है? इमेज ये बन रही है यहाँ पे आई पॉइंट पे, तो आई और पी के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? इसको वी बोलना है। और पी और सी के बीच के डिस्टेंस को आर। कौन कौन से डिस्टेंस पॉजिटिव है? सिर्फ एक ही डिस्टेंस पॉजिटिव है, क्योंकि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। आपको जब डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो कहाँ खड़ा होना है? पोल पे। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो इसी डायरेक्शन में चलोगे, लेफ्ट टू राइट, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव।
लेकिन जब आप इमेज की डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तो उल्टा चलना पड़ेगा। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी? नेगेटिव। कौन कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव है? u और v नेगेटिव। तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करो, म्यू टू इंटू 1/OP। OP क्या होगा? माइनस यू। CP क्या होगा? प्लस आर। CP वाली डिस्टेंस है, प्लस आर इक्वल टू म्यू 1 इंटू IP होगा 1/-v और ये होगा PC यानी 1/+r। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको म्यू 2 और म्यू 1 को अंदर, तो ये बनेगा माइनस म्यू 2/u प्लस म्यू 2/r इक्वल टू माइनस म्यू 1/v प्लस म्यू 1/r। और फिर ये म्यू 1 म्यू 2 ये u और v वाले टर्म है, इनको एक साइड में ले आओ, इधर ले आते हैं इसको। तो ये बनेगा माइनस म्यू 2/u, ये इधर प्लस होगा तो प्लस म्यू 1/v इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, तो ये आएगा म्यू 1/r माइनस म्यू 2/r। r कॉमन ले लो तो म्यू 1 माइनस म्यू 2/r। इक्वेशन ये आ गई अपने पास। पहले वाली इक्वेशन याद है क्या? क्या आई थी अभी? माइनस म्यू 1/u प्लस म्यू 2/v इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/r था। अभी चेक कर लो पीछे, ये जहां पे म्यू 1 था वहां पे म्यू 2 आ गया अभी, और जहां पे म्यू 2 था वहां पे, मतलब म्यू 1 की जगह म्यू 2, म्यू 2 की जगह म्यू 1, ये इंटरचेंज हुए हैं, बाकी सब सेम है ना। यहाँ पे u ही था, यहाँ पे v था, वहां पे r ही था, बस ये म्यू 1 की जगह म्यू 2 आ गया क्योंकि मीडियम आपने इंटरचेंज कर दिए। पहले ऑब्जेक्ट म्यू 1 मीडियम में था, अब उसको रखा आपने म्यू 2 मीडियम में, तो फॉर्मूला ये बनेगा, है ना। तो इसका यूज, ये जो दो इक्वेशन अपन ने पढ़ी है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम, इस पे या तो कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको बोला जाएगा कि ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इतना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है और इस मीडियम में रखा है। तो जैसे मीडियम बोलेगा तो आप समझ जाओगे कि भी कौन सी वाली इक्वेशन लगानी है, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इजीली। न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर तो इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ज़्यादातर क्या आएगा कि आपको कोई ना कोई इसमें से एक केस बताएगा, जैसे कि एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जैसे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, और उसके सामने रेयर एंड मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन बताओ। इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो उसमें आपको ये डेरिवेशन एज इट इज मतलब करके बताना है। समझ गए ना? मतलब एक बार ऑब्जेक्ट को रेयर एंड मीडियम में रखा तो जो पहले वाली इक्वेशन है वो बनेगी, दूसरी बार डेंसर मीडियम में। डायग्राम बनाना आपको आ गया होगा। क्या देखना है आपको? यही तो देखना है कि लाइट रे किधर जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर से डेंसर में, उसके अकॉर्डिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर देना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही डायग्राम बन जाएगा। फिर अल्फा बीटा गामा आई आर, ये सब सेम तरीके से सेम पैटर्न बार बार रिपीट करना है।